चलिए गुड इवनिंग ऑल। तब तक गुड आप तब तक ये क्वेश्चन बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, you have to find the unit vector parallel to resultant vector 2i plus 4j minus 5k and I plus 2j plus 3k। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर आपने बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। Which one is a unit vector parallel to resultant of vectors 2i plus 4j minus 5k and I plus 2j plus 3k। करेक्ट है संकेत तुपकर, वेरी गुड। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है। लोनारे अंकित करेक्ट है। योजित करेक्ट है। चलिए, सो हियर वी गेट 5 आंसर्स। सो देख लीजिए व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। इसका करेक्ट सोल्यूशन आप देख लें, फिर अपन चैप्टर को फर्दर मूव कराएंगे। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन। और रिजल्टेंट फोर्स बनाने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सॉल्यूशन में यदि आप इसको P और इसको Q सपोज कर लें तो रिजल्टेंट फोर्स जो बन जाएगा इसको हमने ए नाम या यूनिट वेक्टर ए दे दो नाम। इट इज 2i plus 4j minus 5k and vector B is I plus 2j plus 3k। Therefore vector is a plus b। इन दोनों को ऐड करेंगे तो i वाला i से ऐड होगा, j वाला j से ऐड होगा और k वाला k से ऐड होगा। Therefore required unit vector, और अब आपने इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3i plus 6j minus 2k और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए i jk का स्क्वायर का सम। So this gives you 49 plus square root 7. So this gives you 3i plus 6j minus 2k whole divided by 7. So first option correct है। Last answer योजित का है। Take the screenshot of that. Moving on to the next topic. और next topic इसी से related है। यहाँ पर हम दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। So moving on to the next heading, resultant of two forces।
और फिर उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बताएंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो इस तरीके से हमने P और Q दो फोर्स सपोज कर लिए, और आप जानते हो कि जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो उनका जो सम है पैरेललोग्राम लॉ से ये हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा P वेक्टर है, फोर्स P है, ये फोर्स Q है, इनको नाम दे देते हैं O A B C, ये पैरेललोग्राम है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम की डायगोनल से डिनोट करेंगे, इसको अपन R दे देते हैं नाम, और ये इनकी डायरेक्शन है। तो P and Q be any two force and their resultant is denoted by R। तो अभी हम ये सपोज कर लें कि जो रिजल्टेंट फोर्स है R, इट इज सम ऑफ P प्लस Q। और अब हमने इसमें ये मान लिया कि लेट magnitude of vector P as P, magnitude of vector Q as Q, and magnitude of vector R as R, then magnitude of vector R which is mod P plus Q। और आप जानते हैं P plus Q के लिए जो वैल्यू है, so it is equals to square root over P square plus Q square plus 2PQ cos theta, where theta is angle between these two vector। तो ये एंगल यदि हम थीटा सपोज कर लें तो ये लिखा हुआ है वो cos थीटा। तो वो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज स्क्वायर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होगा। यह है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर P और Q दो फोर्स हैं जिनको हमने दो वेक्टर P और Q से डिनोट किया है, और कैपिटल R उनका रिजल्टेंट शो कर रहा है। वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट्स कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो P और Q दो फोर्स लिए हैं और उनका रिजल्टेंट कैपिटल R से डिनोट किया है, और वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है मतलब मॉड P प्लस Q की वैल्यू, तो इट इज स्क्वायर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम एक बात थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि सपोज ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है कैपिटल R, ये वेक्टर P के साथ यदि अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब रिजल्टेंट और P के बीच में एंगल अल्फा दिया है, और इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, और हमको ये tan अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहां से एक कंस्ट्रक्शन किया, इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल अल्फा सपोज किया तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल तो हाँ P और Q के बीच में एंगल ये थीटा है। तो अभी देखिए कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट tan अल्फा, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है O C और M, इसको M नाम दे देते, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M दे दिया। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OCM, OCM का जो वैल्यू होगा, OCM इज CM अपॉन OM।
OCM की जो वैल्यू होगी इट इज CM अपॉन OM. So tan alpha in right angle triangle OMC, tan alpha is equals to CM upon OM. और जब ये आप CM का वैल्यू निकालेंगे तो CM कैन बी रिटन राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, ये जो थीटा है इस थीटा का, देखिए ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमने Q से डिनोट किया है, तो ये जो AC की लेंथ होगी ये Q होगी. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आप साइन थीटा डालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू CM अपॉन Q होगा, तो इसलिए CM कैन बी रिटन Q साइन थीटा. तो CM का वैल्यू Q साइन थीटा आ जाएगा. और ये जो OM है इस OM को OA प्लस AM लिख सकते हैं. OA का वैल्यू P है और AM का वैल्यू सेम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके वी कैन रिटर्न Q cos थीटा. सो इट इज Q cos थीटा. तो ये रिजल्टेंट आएगा tan अल्फा का जो वैल्यू है इट इज Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. यदि रिजल्टेंट कैपिटल R वेक्टर P के साथ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है तो tan अल्फा का वैल्यू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा आता है. और इसी में यदि ये सपोज कर लें कि f magnitude of vector P is equals to magnitude of vector Q, that means यदि हम P और Q को बराबर डाल दें इस फॉर्मूला में तो tan अल्फा कैन बी रिटन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज, हर जगह P बराबर Q लिख दीजिए, सो ये सब कैंसिल हो जाएंगे एंड यू गेट थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. और आप जानते हो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये tan थीटा बाई 2 आएगा एंड देयरफॉर अल्फा जो है वो थीटा बाई 2 है. अल्फा थीटा बाई 2 होने का मतलब है कि ये जो आपने OC बनाया है वो एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा यदि P और Q दोनों बराबर हो जाएंगे. P एंड Q मतलब length of OA and length of OB both are equal to each other, then in this case this alpha is half of theta. ये जो अल्फा है ये थीटा बाई 2 के बराबर होगा. तो एक ये रिजल्ट निकल के आता है उससे. सो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे उस पर बेस अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ. फिलहाल आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज का स्क्रीनशॉट ले लें. तो उसका डाउट नहीं है सर. हाँ बोलो. सर रिजल्टेंट 3 कंपोनेंट्स का नहीं हो सकता क्या? क्या बोले? रिजल्टेंट 3 कंपोनेंट्स का नहीं हो सकता जैसे कि A प्लस B प्लस C, तो वहाँ A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा. उसका यूटिलाइजेशन पर बेस में एक क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ. ठीक है. हाँ सर. ओके चलिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन. थर्ड है, लिखिए एक क्वेश्चन. And the question is, if sum of two unit vector is a unit vector, sum of two unit vector is a unit vector, then the magnitude of their difference is. Magnitude of their difference is. उन दोनों यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑप्शन है आपके
sum of unit vector is a unit vector, then the magnitude of their difference is. चेक करें कल्पेश चौधरी। सुशांत ठाकरे चेक करें। शांतनु मिश्राम चेक करें। 3 आंसर, तीनों गलत। चलिए तो देख लीजिए, सुशांत ठाकरे ये भी रॉन्ग है, देख लें इसको। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, √3। और क्वेश्चन में आपको दिया है 2 यूनिट वेक्टर, तो 2 यूनिट वेक्टर है तो अपन मान लेते हैं ए और बी, मान लिया उनको सॉल्यूशन में। तो ये हमने मान लिया कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B is equals to 1 हो जाएगा। और since we given that कि इन 2 यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो भी 1 है, सम भी जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो ये हमको गिवन है ना। अपन जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला, वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो नाउ दिस इम्प्लाइज, इसके लिए फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट ओवर A का स्क्वायर 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, इट इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से व्हेन यू कैलकुलेट थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 आता है, क्योंकि cos थीटा माइनस हाफ बनेगा तो थीटा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। मतलब दोनों एंगल के बीच में एंगल 120 डिग्री का है, 120 डिग्री एंगल बनेगा दोनों में। और नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab cos 120 का वैल्यू कितना होगा, माइनस हाफ। और अब आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस गिव्स यू √3, so √3 इज द करेक्ट आंसर। कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज नोट कर लें। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप ले लें, फिर अपन थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे।
next question is the length of longer diagonal of the parallelogram of the parallelogram constructed on 5a plus 2b and a minus 3b. It is given that magnitude of A is 2 root 2, magnitude of B is root 3, sorry 3, root 3 नहीं है, only 3 है, and angle between A and B is pi by 4. इसको अपन पढ़ेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाई 4. करिए आंसर, आपको ऑप्शन देता हूं मैं. तो पहला ऑप्शन है, क्या ये 15 होगा? दूसरा ऑप्शन है रूट 113, रूट 593, या फिर इट इज रूट 369. So the length of longer diagonal of the parallelogram constructed on these two is given. It is given that mod A 2 root 2, mod B 3 और angle between A and B is pi by 4 given है आपको. Constructed on का मतलब होता है कि ये जो 5A plus 2B है और A minus 3B है, these are the two sides of the parallelogram. क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेललोग्राम में आपको कम से कम यदि दो वेक्टर दे दें तो आप चारों साइड के लिए वेक्टर बता सकते हो, क्योंकि पेयर में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं.
चौधरी कल्पेश चेक करें, आपका आंसर गलत है। चलिए तो देखिए, अब देखिए जो दो डायगोनल बनेंगे इन पर, एक तो आप जानते ही हो डायगोनल D1 जो है, डायगोनल को हमने नाम दे दिया D1, और एक जो D1 डायगोनल की जो लेंथ है वो इन दोनों वेक्टर के सम का 5a + 2b, और इसमें ऐड कर देंगे दूसरा a - 3b, क्योंकि आप जानते हैं दो वेक्टर का जो सम है पैरेललोग्राम लॉ से उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा आपका। चौधरी कल्पेश ये भी गलत है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब और फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 6a - b बनाएगा, और 6a - b का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आप जानते ही हो, चूंकि आपको ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, उनके बीच में एंगल भी दे रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला जानते ही हैं, जो अभी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस में आपको बताया, उसको आप कैलकुलेट करिए, तो ये लेंथ 15 आती है, और व्हेन वी कैलकुलेट इसका दूसरा वाला डायगोनल D2, जो कि होगा 5a + 2b, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे a - 3b को, which gives you 4a + 5b, और इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो √593 आता है, तो लेंथ वाइज दोनों में √593 बड़ा है, और इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आपसे पूछा था लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो इसमें जो लॉन्गर डायगोनल हुआ वो a - b से आएगा, मतलब पहला वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर उससे आएगा, वो लॉन्गर डायगोनल होगा इसका। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम की दो डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ निकालने के लिए हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन अब आपको पूरा करना है, वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा रिजल्टेंट का, वो लगा के आप कैलकुलेट करके देखिए, 15 आना चाहिए, और ये लगा के आप कैलकुलेट करके देखिए, √593 आना चाहिए। और यदि कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो बताइए, फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो। अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, √593, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ √593 आएगी। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, एक टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट। ये क्या भला है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप सेक्शन फॉर्मूला 2D में पढ़ते थे, और आपको ये बता दें कि आप 2D को अच्छा तैयार कर लें,
तो वेक्टर में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि 2D और वेक्टर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बहुत छोटा सा देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको ध्यान में आ जाएगा। तो सबसे पहला तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला। फर्स्ट वन इज इंटरनल डिवीजन। वहां पर आप बोलते थे कि यदि कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता हो, उसको हम यहाँ पर बोला इंटरनल डिवीजन। तो ये ऐसा है कि हमने यहाँ पर मान लिया लेट A and B be any 2 points with position vectors vector A and vector B respectively, and C is any point which divides AB in the ratio m:n internally then position vector of C, then position vector of C, it is mb plus na upon m plus n। ये है सेक्शन फॉर्मूला। 2D में आप सेक्शन फॉर्मूला के नाम से पढ़ते थे, वो ये है। मतलब बात ऐसी है कि यहां पर ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए का पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर ई माना है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं ए, और बी का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया बी। सी कोई पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर, जो कि ए और बी को ज्वाइन करने वाले रेशियो इंटरनली m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो सी का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम OC से डिनोट करेंगे, तो ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है, जिसको अपन OC लिखेंगे, वो OC का वैल्यू mb प्लस na अपॉन m प्लस n। तो ये तो आपने 2D में भी पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, n इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखिए क्या करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जो लिखा है, ये बात थोड़ा सा अपन नोट में समझ लेते हैं कि आप इसको यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर करके लर्न करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं लिखी है। वहां पर आपने ऐसे बनाया कि सेक्शन फॉर्मूला के लिए एक कोई पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 था, and B is another point whose coordinate is x2, y2, and C is any point जिसका अपन x, y ले लेते हैं। और यदि ये C m:n के रेशियो में AB लाइन सेगमेंट को AB लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर अपन 2 कोऑर्डिनेट लिखते थे। x कोऑर्डिनेट आता था इसका, x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा लिखते थे। अब यदि इसी थ्योरी को आपको वेक्टर में पहुंचाना है, तो वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना सा फर्क है कि आप इन मैग्नीट्यूड को इनकी डायरेक्शन दे दीजिए साथ साथ। तो हमने केवल क्या करना है कि ये जो x1 y1 है, हम यदि a का पोजीशन वेक्टर बनाए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यदि मैं इसको वेक्टर थ्योरी में लिखूं तो a का पोजीशन वेक्टर OA, जिसको हमने यहाँ a नाम दिया है, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और b का पोजीशन वेक्टर b ले लिया तो ये x2 प्लस y2 j बन जाएगा। और ये जो हमने OC बनाया है जिसको हमने वेक्टर c से डिनोट किया है, तो यहाँ पर ये जो OC है जिसको वेक्टर c से डिनोट किया, ये xi प्लस y, मतलब इसको इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब जरा आप ये x और y का जो वैल्यू है, यदि आप इस xi इसको i से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अपन को xi प्लस yj निकालना है, सो नाउ वेक्टर c इज इक्वल्स टू xi करेंगे, मतलब इसको i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/m प्लस n बाहर आ गया, और इसको i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका दोनों i से मल्टीप्लाई होंगे, तो mx2i प्लस nx1i और प्लस yj, तो y का वैल्यू ये है 1/m प्लस n, यहाँ पे भी बाहर है, और जब आप इसको j से मल्टीप्लाई करोगे तो ये my2j बनेगा और my1j बनेगा। अब देखिए 1/m प्लस n तो ओवरऑल बाहर आ जाएगा, m वाले टर्म जब आप साथ में लेंगे तो ये m कॉमन आ जाएगा, दोनों में m कॉमन आ जाएगा तो x2i प्लस y2j, x2i प्लस y2j को आप कितना लिख सकते हैं p, तो ये बन जाएगा mb, और ऐसे ही इनमें n कॉमन ले लेना तो ये बन जाएगा a। तो आप अगले स्टेप में इस c का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो, mb प्लस na अपॉन m प्लस। इतना सा फर्क है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और वेक्टर में दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पर अपन x और y अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालते थे, वेक्टर थ्योरी में थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, हमको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा ये जो वेक्टर है ये m से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस उल्टा मल्टीप्लाई होगा, n a से मल्टीप्लाई होगा a के पोजीशन वेक्टर से डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे वेक्टर में, उसके लिए फॉर्मूला आपको ऐसा दिखेगा। तो वहां पर अपन बोलते थे पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, यहाँ पर बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, बस इतनी सी फर्क है बात में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंटरनल डिवीजन है, और ऐसे ही फिर अपन एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे, तो 2-3 बातें और लिखनी है, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। अभी इंटरनल के बाद नेक्स्ट लिख लीजिए एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, so a and b भी 2 पॉइंट पोजीशन वेक्टर a and b डिवाइड एंड, तो इंटरनली की जगह बस एक्सटर्नली वर्ड आ जाएगा, इतनी जगह पर चेंज आएगा। और अब देखिए ये कैसे होता है, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, आपने ये सीखा होगा, वहां पे भी सेक्शन फॉर्मूला में जब एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो यहाँ प्लस की जगह पर माइनस का साइन आ जाता है, और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो उस केस में सी आपका यहाँ बनेगा, बी आपका यहाँ पर बनेगा, और ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी m, और ये वाली लेंथ हो जाएगी n, बाकी सब बातें सेम है। तो इस केस में आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को c एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, c डिवाइड कर रहा है, ये आपका वेक्टर b हो गया और ये c वेक्टर है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन। उसके बाद अपन लिखेंगे इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर पूरा ब्लर दिख रहा। आ जाएगा अभी, हो जाएगा अभी। थर्ड पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एपी।
इज, अब मिड पॉइंट के लिए निकालना है तो वो तो इजी है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या ऐसा भी बोला जाता है m और n दोनों की जगह 1 1 लिख दो, ठीक है। सो a प्लस b बाई 2 इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगली बात ये है कि मैं आपको यदि एक ट्राइंगल ले लूं, ट्राइंगल एबीसी, इसमें वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड is a plus b plus c by 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे x कोऑर्डिनेट x1 plus x2 plus x3 by 3 और y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 plus y3 by 3। यहां पर वेक्टर थ्योरी में तीनों को ऐड करके by 3 कर देंगे, सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। और सिमिलरली चौथी बात इसमें कि यदि आपको एक टेट्राहेड्रॉन ले लें, ए का पोजीशन वेक्टर वही वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, सी के पोजीशन वेक्टर को और डी के पोजीशन वेक्टर को डी से डिनोट किया। ये कोई टेट्राहेड्रॉन है, और टेट्राहेड्रॉन का यदि आपने सेंट्रॉइड लिखना है यहाँ पर तो सेम हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज a plus b plus c plus d plus a plus b plus c plus d by 4। तो ये टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये पढ़ते थे कि 4 वर्टेक्स आपको दे रखे हो, तो x कोऑर्डिनेट होता है x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 plus y2 plus y3 plus y4 by 4। तो ये बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। तो सेक्शन फॉर्मूला से सेंट्रॉइड के फॉर्मूले बनते हैं। सेंट्रॉइड का ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, क्योंकि आप जानते हो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एंड ईच मीडियन डिवाइड्स, सॉरी सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो वो कंसेप्ट का यूज करके ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है और इतना वेरीफाई होता है, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला से आते हैं, इसलिए यहीं पर हमने इनको साथ साथ मेंशन कर दिया। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Here we discuss some question based upon this concept. इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कोई आपके मन में सवाल उठ रहा है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ सर बोलो। सर ये सारे पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, बट अगर ओरिजिन को शिफ्ट किए तो फिर कैसे होगा? ओरिजिन को शिफ्ट किए तो कितने यूनिट शिफ्ट किए उस पर डिपेंड करता है, और किस डायरेक्शन में शिफ्ट किए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये दोनों, एक होता है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार में कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको करके देंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपने पढ़ा था कि यदि पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो पैरेलल शिफ्टिंग में आप ओल्ड कोऑर्डिनेट और शिफ्टेड पॉइंट की हेल्प से न्यू कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, या आपको ओल्ड और न्यू दिया है तो शिफ्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मान लो आपकी ओरिजिनल एक्सिस है और इसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने a, b लिखा है, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब मैंने ओरिजिन को पैरेलली शिफ्ट करके h, k पे शिफ्ट कर दिया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b नहीं बनेंगे, अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में a डैश b डैश मिलेंगे। तो अब आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट और शिफ्टेड पॉइंट में रिलेशन निकालना है, तो ये रिलेशन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने a, b लिखा है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस आपकी a होगी और ये डिस्टेंस आपकी b होगी, ये b होगी। और ये आपने h लिया है तो ये h आएगा, और ये आएगा आपका a डैश, तो स्मॉल a बराबर h प्लस a डैश आएगा। मतलब आप जब a1 और h को ऐड करोगे और ऐसे b क्या आएगा, b1 प्लस k आएगा।
तो ए बी इस ओल्ड कोऑर्डिनेट है, A1 B1 न्यू कोऑर्डिनेट है या A डैश B डैश लिख लो, और H के शिफ्टेड पॉइंट है। तो आपको जब तक ये मेंशन नहीं करेंगे, ये हुआ पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई दो देंगे एट द सेम टाइम, आपको तीसरा आप बता सकते हो, तो उसके लिए रिलेशन चाहिए। रिलेशन ये होता है, ये रिलेशन की हेल्प से आप तीसरा वाला निकाल सकते हो। ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन है। और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप एक्सिस को किसी पर्टिकुलर एंगल से पूरा रोटेट कर देते हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यदि आप किसी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो पूरा सिस्टम थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो वहां पर न्यू और ओल्ड कोऑर्डिनेट में आपको ये रिलेशन बताया था, यदि x1 y1 न्यू कोऑर्डिनेट है और xy ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा। तो अब यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अपन इस डायरेक्शन में लिखेंगे, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा, और y का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। यदि आपको x1 निकालना है, न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 को ये डायरेक्शन में लिखेंगे। तो x1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y डैश के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो इसमें आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया और एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया, तो आप न्यू कोऑर्डिनेट बता सकते हो, या न्यू कोऑर्डिनेट दे दिया, रोटेशन दे दिया, एंगल ऑफ रोटेशन, तो आप ओल्ड कोऑर्डिनेट बता सकते हो। मतलब इस एक सिचुएशन में आपको एंगल ऑफ रोटेशन जरूर गिवन होगा कि कितने डिग्री से रोटेट किया गया पूरा सिस्टम। एंड वंस वी गेट द कोऑर्डिनेट, तो उसमें आईजे के लाके आप आईजे डाल के वेक्टर फॉर्म में ला सकते हो। कितना आपने करना पड़ेगा वहां पे, समझ गया? हाँ सर। ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन है, the position, if position vector of point A is A plus 2B, and vector A divides AB in the ratio 2:3, then position vector of B is option है 2A minus B, AB minus 2A, A minus 3B, या it is B।
संकेत तुक्कर करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है। चलिए फर्स्ट के लिए तो टाइम खत्म है, आप देख लें। ये था ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है a प्लस 2b, बी का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, हमने x मान लिया। एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हम c ले लेते हैं, वो दिया है वेक्टर a, और ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं कि ये जो a है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 + 3 5, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 5a हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देना और ये 2x। सो नाउ यू गेट योर आंसर, a - 3b आ जाएगा x का वैल्यू। समीर कामले के बाद संकल्प रामटेके और अंकेश लोनारे करेक्ट हैं, और संकेत तुक्कर दूसरा आंसर जो आपने दिया वो बिल्कुल भी आपका आंसर दो बार दिया है। पहली बार जो दिया था वो रॉन्ग है, दूसरी बार जो दिया वो करेक्ट है। संकेत तुक्कर करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल दिया है, अल्फा बीटा गामा, कोलिनियर है कि ट्राइंगल बना रहे हैं। बाकी तीन ऑप्शन में आपको ट्राइंगल बनाना है। तो आपको जब ये पहचानना है कि ये कोलिनियर है कि ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, तो यदि आप इनको ए बी सी नाम दे दें, ये मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर हो गया। 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है ये। तो आप कोलिनियर पहचानना है या फिर दे फॉर्म अ ट्राइंगल, उस केस में आपने सबसे पहले इनकी सब इंडिविजुअल डिस्टेंसेस निकाल लेनी है। मतलब ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो जब आप ए बी कैलकुलेट करोगे, बी सी कैलकुलेट करोगे, और जब आप सी ए कैलकुलेट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी तक तो आ रही थी, अभी अचानक क्या हो सर गया? बराबर आ रही है। तो जब आप ए बी बी सी और सी ए ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी बी सी और सी ए ये तीनों लेंथ वाइज बिल्कुल बराबर आते हैं।
और ये लेंथ में आते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। आप तीनों कैलकुलेट करके देख लें, तीनों बिल्कुल बराबर आते हैं। और जब व्हेन दे आर इक्वल टू ईच अदर तो दे फॉर्म अ ट्राइंगल विच इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सही आंसर सिल्वी गुप्ता ने दिया था, करेक्ट है। तो दो बच्चों का आंसर है, संकेत गुप्ता, सिल्वी गुप्ता, बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो जब भी आपको ये पहचानना है कि कोलिनियर है या फिर दे फॉर्म, कोलिनियर नहीं होंगे तो फिर ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और कोलिनियरिटी की कंडीशन ये है कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू दी थर्ड। यदि दो का सम तीसरे के बराबर आता है तो वो कोलिनियर है, और यदि दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आता, तीसरे से बड़ा आता है, तो दे फॉर्म अ ट्राइंगल। बट यहाँ पर जब आप ए बी बी सी और सी ए निकालोगे तो तीनों ही बराबर आ जाते हैं, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करता है। सो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और इसमें क्वेश्चन अपन करेंगे कल की क्लास में, और साथ में थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। सर इस वीक क्या आएगा? अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आया था तुम्हारा? हाँ सर। चलो ठीक है। और इस संडे आपका टेस्ट माइनर ही है कि मेजर है, क्या है, कंफर्म कर लो पहले। सर माइनर ही है। माइनर है पक्का? तो हाँ 11 सर। का कौन सा टॉपिक बच गया अभी? बाइनोमियल हो गया क्या? हाँ सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर? सब बाकी है। चलो ठीक है, तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिपेयर करें, जितना हुआ है उतने पे ही आएगा, ठीक है। बेसिक सवाल ही आपके देंगे, तो आप उतना तैयार करें। कॉम्प्लेक्स नंबर जितना आपका पोर्शन हुआ है दोनों ब्रांच में, जो जो पोर्शन हुआ है उतना ही आएगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आगे मैं कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जल्दी आने वाले समय में, अभी फाउंडेशन में भी शुरू हो रहा है, उसी वक्त आपको भी करा दूंगा, तब तक आपका ये सिलेबस भी खत्म हो जाता है। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।